नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी दर्शकों का डीडी न्यूज पर स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। बिहार में आज फिर होगी सुशासन की जय जयकार। 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। कुछ नए और पुराने चेहरे भी नीतीश कैबिनेट में होंगे शामिल। पटना के गांधी मैदान में सुबह 11:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और अमित शाह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री होंगे समारोह में शामिल। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आज। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधेयकों पर मंजूरी की समय सीमा तय करने से जुड़े मामले में संविधान पीठ देगी फैसला। पश्चिम बंगाल के 30% मतदाता अनट्रेसेबल। चुनाव आयोग ने जताई चिंता। बीजेपी का आरोप, देश विरोधी अभियान चला रही है ममता। और आज से गोवा की जमीन पर होगा फिल्मी सितारों का मेला। IITF में भारत समेत दुनिया भर की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का होगा प्रदर्शन। रजनीकांत का होगा विशेष सम्मान। समाचार विस्तार से। बिहार में फिर एक बार सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। 243 में से 202 विधानसभा सीटों पर एनडीए की प्रचंड जीत ने इस बार सारे चुनावी समीकरण ध्वस्त कर दिए हैं और अब पूरी ताकत के साथ बिहार में सरकार बन रही है। नीतीश कुमार को एनडीए ने कल अपना नेता चुन लिया, जिसके बाद नीतीश आज 10वीं बार बतौर सीएम पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। तो उधर भाजपा विधायक दल की बैठक में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता और विजय कुमार सिन्हा को उप नेता चुना गया। पटना का गांधी मैदान आज फिर एक बार उन ऐतिहासिक पलों का गवाह बनेगा कि जब सुबह 11:30 बजे नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे और उनके साथ ही कुछ नए और पुराने चेहरे भी मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह समेत कई एनडीए के राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। और एक तरह से आज पटना के ऐतिहासिक मैदान पर एनडीए का शक्ति प्रदर्शन होगा। भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार में प्रचंड बहुमत से फिर से निर्वाचित एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पटना पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, भाजपा विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी, उप नेता विजय कुमार सिन्हा और अन्य नेताओं कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। डीडी न्यूज के संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा ने पटना में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद से बातचीत की और जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार का चुनाव ऐतिहासिक है। बिहार के लोगों ने जात पात से ऊपर उठकर मतदान किया और बिहार विकास के रास्ते पर बढ़ने जा रहा है। पटना के गांधी मैदान में इतिहास रचने वाला है और हमारे साथ मौजूद हैं इस पर बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद। सर, गांधी मैदान में वो दृश्य होगा, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, पहले बिहार का चुनाव ऐतिहासिक है। बिहार जिसके बारे में जात पात की इतनी लोग शिकायत करते हैं, वो जात पात से ऊपर उठकर विकास के बड़े रास्ते पर चला है। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के बिहार के विकास की गारंटी पर विश्वास किया है। उन्होंने नीतीश कुमार के बिहार के काम पर विश्वास किया है। हमने पटना में देखा है कि अब बिहार विकसित होगा, ये पोस्टर लगे हुए हैं, क्या मायने इसके समझाइए? कि हम देखें कि बहुत जोर था कि अब इस बार सरकार आएगी तो सबसे ज्यादा जोर होगा, उद्योग लगे, फैक्ट्रियां लगे। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में तो कहा था ना, मैं उद्योगपतियों से कहूंगा बिहार जाएं, मैं लोगों से कहूंगा बिहार में पूंजी निवेश करें। और वैसे भी प्रधानमंत्री लुक ईस्ट में विश्वास करते हैं और बिहार के विकास में देश का विकास है। बिहार एक बड़ा प्रदेश है और आज बिहार की ग्रामीण जनता ने इतना भारी बहुमत दिया है तो हम विकास तो करेंगे ना। विकास देखना तो पटना में देखिए क्या है।
पटना का एयरपोर्ट आपने देखा होगा, ये मरीन ड्राइव देखिए, जेपी गंगा पथ देखिए, अटल पथ देखिए, पटना में मेट्रो आ गई, पटना में वंदे भारत कितनी चल रही है देखिए आप। आज तो इस बार के छठ में सबसे एक रोचक बात यह हुई कि मुंबई से या दूर से बिहारी अपनी गाड़ी से ही अपने गांव चले आए, जहां पहले गड्ढे में गांव सड़क में गड्ढा पता नहीं चलता था। तो ये बदलाव है, तो इस बदलाव की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाना है तेज गति से। बिहार में उद्योग काफ़ी आ रहा है, चाहे वो इथेनॉल हो, चाहे वो बिस्कुट फैक्ट्री हो, चाहे वो गारमेंट फैक्ट्री हो, इस प्रक्रिया को और तेज करना है। जब प्रचंड बहुमत मिलता है तो उम्मीदें ही बहुत होती हैं और बिहार की जनता को तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। मोदी जी की सरकार जो कहती है वो करती है ना। नीतीश कुमार जी ने बिहार को बदला ना, खौफ से बाहर निकाला ना, सड़कें बनी ना, गांव गांव बिजली पहुंची ना, वो गुंडा और अपहरण का राज समाप्त हुआ ना। तो आप देखते हैं जनता इसलिए विश्वास करती है। 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, एक इतिहास है नीतीश कुमार। मेरी शुभकामना, हाँ इतिहास तो बनाया है, मेरी बहुत शुभकामना। और ध्यान रखिए, एनडीए में अपने रिश्ते बनाते हैं और रिश्ते निभाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद। आगे क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी सरकार की, उस पर ही बातचीत कर रहे थे। और एक भव्य समारोह होने वाला है पटना में, शपथ ग्रहण समारोह। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज पटना। और डीडी न्यूज के संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा ने भाजपा नेता नितिन नवीन से भी बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आज बिहार की नई उड़ान और बिहार विकसित बनाने की शपथ है। बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन हमारे साथ हैं, नवनिर्वाचित भी हुए हैं। नितिन जी, क्या तैयारियां हैं शपथ ग्रहण को लेकर? बिहार के विकास का शपथ है, नए उड़ान का शपथ है, विकसित बिहार बनाने का शपथ है। और इसके गवाह बनेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनके अगुवाई में पूरा चुनाव लड़ा गया, माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके नेतृत्व में पूरे जनता ने विश्वास व्यक्त किया, हमारे एनडीए गठबंधन दल के सभी नेता उपस्थित होंगे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित हो रहे हैं। अपने आप में बिहार के इतिहास के लिए एक सुनहरा दिन है। 20 नवंबर 2025 नए बिहार के इतिहास जब लिखा जाएगा भविष्य में, तो ये सुनहरा दिन हमेशा याद किया जाएगा। गांधी मैदान उसका साक्षात गवाह बनेगा। गांधी मैदान क्यों चयन किया गया? कह रहे हैं कि 1 लाख की भीड़ आएगी। कई बड़े आंदोलनों का, कई बड़े संकल्पों का स्थान रहा है गांधी मैदान, चाहे वो जेपी आंदोलन हो, चाहे कई अन्य बड़े शपथ हों जिस राज्य के विकास का। तो निश्चित रूप से गांधी मैदान जब गवाह बनता है तो निश्चित रूप से बिहार के इतिहास में नया पन्ना, सुनहरा पन्ना जुड़ता है। एक इतिहास भी बनने जा रहा है जब 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार लेने जा रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के राजनीतिक जीवन में इतनी लंबी पारी, बेदाग पारी खेलना शायद भारतीय इतिहास में मुझे नहीं लगता है कहीं दिखता होगा। और एक बेदाग पारी, और कह सकते हैं कि जनरली एंटी इनकम्बेंसी शब्द का यूज होता है। पहली बार एक राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर आपको दिखा, तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि किस प्रकार से एनडीए सरकार ने काम किया है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति कितनी बड़ी आस्था है, नीतीश कुमार के प्रति कितनी बड़ी आस्था है। तो हम लोग कहते ना, ये दोनों जोड़ी हिट है। वर्तमान सरकार में आप भी मंत्री रहे, एक चुनौती होगी क्योंकि बहुत बड़ा प्रचंड बहुमत मिला है। पांचों पांडव जिनकी बात एक साथ मिलकर आप लोग चुनाव लड़े, तो मंत्रिमंडल में सबको समायोजित करना, सामाजिक संतुलन मिलाना, ये सब भी एक बहुत कयासबाजी लग रही। तो मेरा ये मानना है हमारे नेता सक्षम है इन सब चीज़ों पर निर्णय लेने के लिए। हम लोगों ने गठबंधन में सीटों के बंटवारे में भी अच्छे से निर्णय लिए और पूरा चुनाव भी एक टीम के रूप में लड़ा। इसलिए अब इसके बाद के भी जो निर्णय है, हमारे गठबंधन के सभी बड़े नेता बैठकर निर्णय कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसको लेके कोई हमारे यहाँ चिंता का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन नवीन, हमसे बातचीत कर रहे थे। क्या कुछ तैयारियां हैं गांधी मैदान पर, और गांधी मैदान क्यों चुना गया शपथ ग्रहण के लिए, उस बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज पटना। और आज बिहार की राजनीति का बड़ा दिन है। नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर आज सबकी नजर रहेगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनने वाली नई सरकार में कई नए पुराने लोगों को मौका मिल सकता है और संभावित मंत्री देर रात तक फोन का इंतजार करते रहे। और चर्चा है कि मंत्रिमंडल में ज्यादातर पुराने चेहरे ही दोहराए जाएंगे, जिनमें 3 महिला मंत्री भी शामिल हैं। कुछ संभावित मंत्रियों की लिस्ट यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूर्व डिप्टी सीएम और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा का नाम भी शामिल है। और
रामकृपाल यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनका नाम भी आगे चल रहा है। संभावित मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया जा सकता है। तो ये कुछ मंत्री हैं जिनका इंतजार रहेगा और एक बड़ा आयोजन आज आपको गांधी मैदान में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 22 नवंबर तक 3 राज्यों छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज छत्तीसगढ़ पहुंचेंगी और सरगुजा जिले के अंबिकापुर में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और इसके बाद कल तेलंगाना के सिकंदराबाद में राष्ट्रपति निलयम बोलारम में भारतीय कला महोत्सव 2025 का उद्घाटन करेंगी। तो वहीं 22 नवंबर को राष्ट्रपति आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी के प्रशांत निलयम में श्री सत्य साई बाबा के शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में विशेष सत्र में भाग लेंगी। राष्ट्रपति का आज छत्तीसगढ़ दौरा खास है। सरगुजा जिले में किसी राष्ट्रपति का ये दौरा 73 साल बाद हो रहा है। और राष्ट्रपति के आगमन को लेकर छत्तीसगढ़ के लोगों में काफी उत्साह है। छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक मंत्री राजेश अग्रवाल से बात की डीडी न्यूज के संवाददाता सुमेश पटेल ने। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर अंबिकापुर में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं, क्या कहेंगे? बड़ा गर्व का बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है। अब पूरे देश में ये मनाया जा रहा है और सबसे बड़ी गर्व और खुशी की बात यह है कि हमारे देश की राष्ट्रपति महोदया का आगमन इस अवसर पर हो रहा है। इससे पूर्व 1952 में प्रथम राष्ट्रपति महोदय यहाँ आए थे। 73 वर्षों के बाद सरगुजा को यह अवसर मिला है। हमारे ट्राइबल्स में भी बहुत ज़्यादा उत्साह है कि अपने समाज की बेटी, अपने समाज की बहन जितने शीर्ष स्थान में पहुंची है, उनको देखने और सुनने का उनको अवसर मिल रहा है। तो आप साफ तौर पे सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक मंत्री राजेश अग्रवाल जी को, जिनका साफ तौर पे कहना था जनजातीय गौरव दिवस छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। अपने कैमरा सहयोगी नागेश के साथ मैं सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। और जनजातीय गौरव दिवस के समापन पर अंबिकापुर में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले कलाकारों ने कहा कि बस्तर अब बदल रहा है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार सुविधाओं में तेज सुधार दिखाई दे रहा है। नक्सलवाद खात्मे की ओर है। कलाकारों से डीडी न्यूज के संवाददाता सुमेश पटेल ने खास बातचीत की। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को लेकर छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है और यहाँ पर दूर दराज से यानी छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर दल के प्रमुख हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, ये बताइए, जनजातीय गौरव दिवस में आप पहुंचे हुए हैं। हम लोग नृत्य कर रहे हैं, बोगाम डोल नृत्य है। जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है, उतना दूर से बुलाए हैं तो हम लोग यहाँ प्रोग्राम दिखा सकें। देश की राष्ट्रपति यहाँ पहुंच रही हैं, क्या कहेंगे? उनको भी दिखाएंगे प्रोग्राम, बस्तर में कैसा, बस्तर के कल्चर को, बस्तर में आदिवासी लोग कैसे नाचते हैं, वो उनको हम लोग दिखाएंगे। ये बताइए, पहले का बस्तर अब का बस्तर कितना बदल गया, किस तरह से विकास हो रहा है उस इलाके में? पहले तो बहुत दिक्कत पड़ता था, जैसे कि नक्सलवाद जो भी है, अभी तो पूरा लगभग समाप्त हो रहा है। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए, बस्तर, पहले का बस्तर अब का बस्तर किस तरह से बदलाव हुआ है? पहले का बस्तर और अभी का बस्तर में बहुत फर्क पड़ा है। अभी रोड, पुलिया जो भी वो पहले के जमाने में नहीं बन रहा था, अभी पूरा सारे चीजें डेवलपमेंट हो रहा है। आप साफ तौर पे सुन रहे थे ये स्थानीय लोगों को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य पे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपना नृत्य दिखाने के लिए। दूसरा, इनका साफ तौर पे कहना है कि बस्तर में जिस तरह से विकास की बयार थी, बस्तर में विकास हो रहा है, बस्तर से नक्सलवाद कम हुआ है, जिसे लेकर ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि बस्तर अब बदल रहा है। अपने कैमरा सहयोगी नागेश के साथ मैं सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, सरगुजा, छत्तीसगढ़। और देश का दूसरा राष्ट्रपति भवन छत्तीसगढ़ के सरगुजा में है। राष्ट्रपति भवन के नाम से मशहूर ये भवन इतिहास के एक बेहद अहम पन्नों से जुड़ा है। दरअसल देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति
बनने के बाद 1952 में सरगुजा आए थे और इस भवन में रात भी बिताई और उस दिन के बाद से स्थानीय प्रशासन ने उस भवन का नाम राष्ट्रपति भवन रख दिया और तभी से इस जगह को राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है। और इस भवन को पूरे साल में केवल 3 दिनों के लिए खोला जाता है आम लोगों के लिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इस भवन में आगमन के 73 साल बाद अब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां आने वाली दूसरी राष्ट्रपति होंगी और इस जगह का जायजा लिया हमारे संवाददाता सुमेश पटेल ने। इस वक्त मैं पंडो नगर के राष्ट्रपति भवन में मौजूद हूं। ये 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो पहले राष्ट्रपति थे भारत के, वो यहाँ पर आए हुए थे और मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसी राष्ट्रपति भवन में वो पहुंचे थे और यहाँ तमाम लोगों से मुलाकात भी की थी। उन्होंने यहाँ पर 1952 में खैर का पौधा भी किया था। यहाँ के एक व्यक्ति हैं बसंत पंडो, उनसे भी मुलाकात की थी। जी सर, उसने तो मेरे पास तो कुछ नहीं बताया, मैं को शर्ट पैंट पहनाया और यही बातचीत हुआ कि देखो रे पंडो, किसी से मत डरना। और उसी ने मेरा नाम चुना, तुम्हारा नाम बताएंगे। कब आए थे यहाँ पर? यहाँ 1952 में आया। वो समय में 7 साल का था। अच्छा, 7 साल की उम्र में आपकी उनसे मुलाकात हुई थी। इसी राष्ट्रपति भवन में जो देश के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी भवन पे पहुंचे हुए थे और इसके अंदर की आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जो तस्वीर है यहाँ पर लगी हुई है। देखिए दीवालों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे उनकी तस्वीर यहाँ पर लगी हुई। तस्वीर को भी आप देख सकते हैं कि उस समय जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुआ करते थे वो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ संभाग के सूरजपुर जिले में पंडो नगर के नाम से इसे जाना जाता है और इसी राष्ट्रपति भवन में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है यहाँ पर पहुंचे थे। मैं सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, सूरजपुर, छत्तीसगढ़। और बुलेटिन में यहाँ हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। On the rise, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक। सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साइंस आए पूरा विश्वास। विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास। माफिया का दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग। बेखौफ घूमे जनता, गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के न्यायिक अधिकार से जुड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम फैसला आएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास पेंडिंग बिल पर फैसला लेने की समय सीमा तय कर सकता है? और इससे जुड़े 14 सवालों पर राष्ट्रपति की ओर से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ आज फैसला सुनाएगी। चीफ जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस AS चंदुरकर की बेंच फैसला सुनाएगी। 10 दिनों तक सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार और राज्यों का पक्ष सुनने के बाद 11 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा था। और इससे पहले केंद्र सरकार ने संविधान में व्यवस्था के हर अंग के लिए शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख करते हुए कहा था कि संविधान के मुताबिक कोई सुप्रीम नहीं है। राज्यपाल और राष्ट्रपति के संवैधानिक अधिकार कार्यपालिका के दायरे में आते हैं।
संविधान ने उनके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की है तो कोर्ट उसमें दखल देकर अपनी ओर से समय सीमा तय नहीं कर सकता। आपको बता दें कि तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब जैसे राज्यों ने इस रेफरेंस के विरोध में दलीलें रखी थी। एक तरफ जहां बांग्लादेशी नागरिकों के पश्चिम बंगाल छोड़ने की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर लापता मतदाताओं की संख्या से चुनाव आयोग चिंतित है और राज्य सीईओ कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक कम से कम 36 विधानसभा क्षेत्रों में 26 से 30% मतदाताओं के बीएलओ ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो वहीं 99.64% एन्यूमरेशन फॉर्म बांटने का काम खत्म होने के बाद से 30% वोटर अब राज्य सीईओ कार्यालय की लिस्ट में अनट्रेसेबल हैं। देखिए पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीर उत्तर 24 परगना के स्वरूप नगर सीमा की है। ये बांग्लादेशी नागरिक 10-12 साल से कोलकाता के अलग अलग हिस्सों में बिना किसी रुकावट के रह रहे थे। क्या स्वरूप नगर की ये तस्वीर कोई अपवाद है? राज्य में 99% एन्यूमरेशन फॉर्म बांटे जाने के बाद यही सवाल चुनाव आयोग के गलियारों में गूंज रहा है। सीईओ कार्यालय के कुछ अधिकारियों का कहना है कि राज्य के कम से कम 36 विधानसभा क्षेत्रों के बीएलओ ने सूचित किया है कि कई इलाकों में वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने के बाद भी व्यक्तियों का पता नहीं चल रहा। आयोग के नियमों का पालन करते हुए 3 बार घर जाने पर भी वे नहीं मिल रहे। वहीं कुछ मामलों में पते पर जाकर पता चला कि उस घर का अब कोई अस्तित्व ही नहीं है। जो मैं आउटसाइड में रहते हैं और कोई इलेक्टर्स है जो इधर नहीं है, क्योंकि तो हमारा ग्राम है, हम छोटा से बड़ा हुआ सब लोग को साथ हमारा पहचान है, इसलिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 2-4 आदमी जो बाहर से आया उसको हम ट्रेस करने के कोई प्रॉब्लम है। वहीं बीएलओ का ये दावा है कि उत्तर बंगाल से लेकर दक्षिण बंगाल तक हर जगह यही अनुभव है। इस सूची में 2 24 परगना के साथ साथ राजारहाट, गोपालपुर, राजारहाट, न्यू टाउन, बरुईपुर, सोनारपुर, कोलकाता पोर्ट, कस्बा, काशीपुर, बेलगाछिया, रायगंज, हावड़ा, दुबराजपुर, आसनसोल, खड़गपुर जैसी विधानसभाओं के नाम शामिल हैं। 30% वोटरों के अनट्रेसेबल होने के पीछे 3 तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। पहला, अनट्रेसेबल वोटर काम के सिलसिले में अब दूसरे शहरों में रह रहे हैं। दूसरा, सुबह काम के लिए निकलना और रात को लौटना, इसलिए बीएलओ उनसे मिल नहीं पा रहे। तीसरा, लापता मतदाता स्वरूप नगर की तरह बांग्लादेशी नागरिक हैं। घर घर जाकर सर्वे करने के बाद बीएलओ की तरफ से तीसरा अनुमान अधिक मजबूत हो रहा है। राजारहाट न्यू टाउन के बीएलओ अब्दुल सत्तार का कहना है कि एक बूथ के निवासी को ही उस बूथ का बीएलओ बनाया गया है। गांव में सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं, फिर भी वोटर लिस्ट में ऐसे कई नाम दिख रहे हैं जिन्हें उन्होंने गाँव में कभी नहीं देखा। हमारे जो बूथ है वो ऐसे कुछ वोटर है जिसको हम उसको पहचानते ही नहीं, वो कहाँ रहते हैं, और अभी भी वो हमारे पास कोई मैसेज नहीं किया कि हम आपके वोटर है। अभी एज है 50, तो 50 एज में उसका जो नजर में अभी तक नहीं देखा ऐसा आदमी है जो हमारे यहाँ वोटर है। ये भारतीय नहीं है, बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया रोहिंग्या है, इनको भाग जाना चाहिए। हाँ, ये ममता बनर्जी इनको दामाद बना के रखा था। चुनाव आयोग ऐसे मतदाताओं को अनट्रेसेबल वोटर्स कह रहे हैं। इन अनट्रेसेबल वोटर्स के पास जो फॉर्म पहुंचे हैं वो बीएलओ के जरिए ईआरओ के पास रिटर्न हो जाएगा। 9 दिसंबर जब ड्राफ्ट रोल पब्लिश होगा तब पता चलेगा राज्य में अनट्रेसेबल वोटर्स कितने हैं। इन दौरान अनट्रेसेबल वोटर्स अगर अपना पक्ष रखना चाहते हैं, उनका जो पक्ष है वो कमीशन के सामने वो कहना चाहते हैं, तो हेल्पलाइन नंबर के जरिए ऐसा वो कर सकते हैं। किंसुक मंडल, शुभजीत पाल चौधरी के साथ सौरभ दत्ता का रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, कलकत्ता। और दिल्ली में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के द्वार अब आम जनता के लिए भी खोल दिए गए हैं। पहले ही दिन काफी संख्या में भीड़ पहुंची, जिसके लिए सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए। आपको छोड़े जाते हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की इस रिपोर्ट के साथ। हमें अनुमति दें। नमस्कार। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के द्वार बुधवार से आम जनता के लिए भी खुल गए। मेले में भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
मेले के पहले 5 दिन तो व्यापारी वर्ग के लिए अहम रहे, लेकिन पहले दिन लोगों की भीड़ पहुंचने से प्रदर्शक काफी उत्साहित दिखाई दिए। तो B2B भी बहुत अच्छा रहा और B2C आज तो एकदम ऐसे धूम मची हुई है, आप देख ही रहे हैं। शायद मेरे इन्हीं सब स्टॉल्स पे ही इतनी भीड़ है। हम लोग 15 साल से यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कोविड के बाद से ये साल सबसे ज्यादा, मतलब हम जैसे बोलते हैं ना कि पूरा फट पड़ा है एकदम से, कि सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं और बहुत अच्छा है इसमें। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि लोग हाइजीन के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं और परफ्यूम्स और बॉडी स्प्रे जो प्रोडक्ट्स हम लोग करते हैं उसके ऊपर लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं। पहले लोग ज्यादा कपड़े वपड़ों पे ध्यान देते तो वो तो दे ही रहे हैं, लेकिन परफ्यूम्स के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं। व्यापार मेले में मोटे अनाज से जुड़े उत्पादों को भी देखा जा सकता है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटे अनाज के लिए लोगों में जागरूकता लाने और लोगों की थाली में इसकी मौजूदगी के लिए जन आंदोलन चलाने की बात कही थी। इससे प्रेरित होकर लोग अब मोटे अनाज को भी अपनाने लगे हैं। मोटे अनाज मोदी जी ने जैसे हमें इनकरेज किया है, जैसे मोटिवेट किया है, हमने सबसे पहले 25 मोटा अनाज बनाए हैं, मिलेट्स बनाए हैं और उसके बाद हम उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। लोग इनकरेज हो रहे हैं। मोटा अनाज खरीदने के बाद अनाज की खपत भी कम होती जा रही है, सो डैट कि लोगों को हेल्दी रहे। जो पुराने लोग होते थे वो मोटा अनाज यूज करते तो हेल्दी रहते थे। मोटे अनाज की तरफ लोग बहुत जागरूक हुए हैं। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर भी किसी भी एग्जीबिशन में नहीं है जितना बड़ा ये प्लेटफॉर्म है। इस बार मेले में आयुर्वेद से जुड़े बहुत से उत्पाद देखे जा सकते हैं। सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ लोग अपनी दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। हर्बल तो बहुत सारे लोग बनाते हैं और बेचते हैं प्रोडक्ट, बट जो हर्बल है इधर वो आयुर्वेदा बेस्ड लेके आया हुआ है, ट्रीटमेंट बेस्ड है। हम किसी भी तरह की स्किन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनमें प्रिजर्वेटिव कलरिंग नहीं होती है और हर तरह की स्किन को हेयर का केयर किया जा सकता है। दिल्ली ने भी अपना राज्य दिवस समारोह मनाया। इसमें कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। गिरीश निशाना, DD न्यूज़, दिल्ली।